हेलो एवरीवन, टॉपैक ऑनलाइन एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है इनिशिएटेड बाय टॉपर्स एकेडमी बोकारो स्टील सिटी। यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, सारे वीडियोस और वेबसाइट के थ्रू नोट्स के फॉर्म में। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमें भी काम करने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, टॉपैक ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पहुंच चुके हैं क्लास 11th का मैथमेटिक्स चैप्टर 1 सेट्स चैप्टर के लेक्चर 10 में। लेक्चर 1 से 9 हो चुका है, तो जो लोग भी लेक्चर 1 से 9 अटेंड नहीं किए हैं वो लोग प्लीज जाके लेक्चर 1 से 9 भी अटेंड कीजिए, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेक्चर 10 एक प्रैक्टिस सेशन है जिसमें हम लोग पिछला लेक्चर 8, 9 में जो भी किए हैं उसको अप्लाई करेंगे और उस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स को जिस पार्ट में सबसे ज्यादा दिक्कत होता है वो है प्रूविंग वाला पार्ट, उसको भी इस लेक्चर में लेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको सोचना है जब आप प्रूविंग करने जाते हैं। देखिए, ये सब कुछ क्या है ना, प्रैक्टिस का खेल है। हमको क्वेश्चन बनाएंगे तो मेरे को क्या है, इजी लगेगा। रीजन बीइंग, मेरे पीछे बहुत साल का प्रैक्टिस लगा हुआ है, लेकिन आपके पास बहुत साल नहीं है, आपके पास क्या है, 1 साल। उसी में आपको अच्छे से पढ़ना है। तो अब 1 साल में कैसे आप पढ़ सकते हैं, जो लेक्चर का क्वेश्चंस होगा वो सारा आप मेरे साथ लगाइए। फिर जितना हो सके प्रूविंग का क्वेश्चंस आप ऑफलाइन अपने बुक से या किसी वर्कशीट से कहीं से लगाइए, जिससे क्या होगा कि आपको और ज्यादा कॉन्सेप्ट्स, ज्यादा क्वेश्चंस का एक्सपीरियंस होगा। और जब एक्सपीरियंस आता है ना, साथ में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। और जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आप करेक्टली उस क्वेश्चन को बना के निकल जाइएगा। ठीक है, यही फंडा है और इसी फंडा पे चलते हुए आज हम लोग अपने लेक्चर को करेंगे। तो यहां पे कुल मैंने 6 क्वेश्चन लिया है, 6 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा और इसके बाद फिर आप लोग अपने बुक्स से सॉल्व कीजिए। जब इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेशन आएगा चैनल पे तो उसको अटेंड कीजिएगा। उसमें 50, 60, 70 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे अलग अलग लेक्चर्स में, जिससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस गेन होगा। वो सारे क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, आपका कोई एग्जाम नहीं रुकने वाला। इस चैप्टर के लिए कोई एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगा, चाहे आप जेईई मेंस तक जाइए। हाँ, एडवांस के लिए थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन होता है, उसको हम लोग ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे। उसके लिए जब सीरीज आएगा तो बिल्कुल अलग से आएगा। तो हम लोग लेक्चर 10 शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि जो लोग भी बोकारो स्टील सिटी या उसके आसपास रहते हैं, आप हमसे हमारे ऑफलाइन कोचिंग में भी कनेक्ट कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, बस जाइए गूगल मैप्स में और वहां जाके सर्च कीजिए टॉपर्स एकेडमी बोकारो और आपको एड्रेस वगैरह लिख के आ जाएगा। आप वहां से हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और डिटेल्स जान सकते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन, जो इस पूरे लेक्चर का पहला क्वेश्चन है, वो आपके सामने दिखेगा। तो चलिए, आपके सामने ये पहला क्वेश्चन लिखा के आ गया है और ये पहला क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। इसका 3 सब पार्ट है। पहला क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी 3 सेट हम आपको दे दिए हैं, वो बना के दे दिया है तीनों सेट को, और आपको ये 3 चीज को वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन का मेथड क्या होता है याद कीजिए। एलएचएस आपको सॉल्व करना होगा अलग से, आरएचएस आपको सॉल्व करना होगा अलग से। फिर एलएचएस अगर आरएचएस के इक्वल आ जाता है तो वेरीफाई हो जाता है, यही मेथड। तो हम लोग का क्या है, इक्वल टू का लेफ्ट साइड ये, इक्वल टू का राइट साइड ये। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला सब पार्ट शुरू कर रहे हैं। एलएचएस को हम पहले सॉल्व करेंगे। एलएचएस क्या है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, यही है ना एलएचएस, लिख दिए। अब जैसे ये एलएचएस मेरे सामने आ गया, अब हमको इसको सॉल्व करना है। तो ए अभी क्या, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया था बॉडमास रूल के हिसाब से। तो ब्रैकेट में बी माइनस सी है। सोचिए जरा, बी माइनस सी, बी के एलिमेंट्स में से
सी का एलिमेंट्स को हटाना है, माइनस करना है। तो भाई सी हट गया यहां से, डी है ही नहीं, एफ हट गया यहां से, जी है ही नहीं। इसका मतलब सी और एफ जो सी का एलिमेंट है वो हटाना पड़ेगा बी से। तो बचेगा क्या, बी और ई। सी और एफ को हटा देंगे तो बी और ई बचेगा। तो यहां पे मेरा बी माइनस सी का आंसर हो जाएगा, क्या आया था, बी और ई, है ना, ये सेट आ जाएगा। अब बोल रहा है ए इंटरसेक्शन कीजिए बीई। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट। तो भाई अपना सेट ए ये वाला है, ये वाला, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो बी कॉमन दिख रहा है, और तो कुछ भी कॉमन नहीं है। यहां ए सी डी है, वहां पे ई है, तो कॉमन नहीं है, बी कॉमन है। तो फाइनल आंसर में सिर्फ बी का ही एक सेट बन गया जिसका एलिमेंट बी है। अब सॉल्व करते हैं आरएचएस को। इसका आरएचएस क्या है, ये वाला आरएचएस लिख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। पहले करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट। तो ए और बी का कॉमन एलिमेंट क्या है, देखते हैं। ए तो नहीं है, बी हो गया, सी हो गया, और कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो बी और सी इसका इंटरसेक्शन का वैल्यू हो गया। फिर ए और सी का कॉमन एलिमेंट निकालना है। तो भाई ए यहां पे, सी यहां पे, ए कॉमन नहीं है, बी कॉमन नहीं है, सी कॉमन दिख रहा है, डी कॉमन दिख रहा है, और ये दोनों तो कॉमन नहीं है, तो सी और डी हुआ सिर्फ। अब इसमें से इसको माइनस करना है, तो बी और सी में से सी और डी माइनस करना है। तो डी तो है ही नहीं यहां पे, तो उसको तो सोचना ही नहीं है। सी यहां पे है, उसको हटा दो, बचा बी, बचा बी। जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने पुराने लेक्चर्स को नहीं देखा है। आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख के आइए, ये ऑपरेशन करना आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग मेरे बताए के हिसाब से सीख पा रहे हैं तो उससे भी अच्छा है। आप देखिए, कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए एलएचएस का वैल्यू और आरएचएस का वैल्यू सेम आ गया, तो हम लिखेंगे सिंस एलएचएस, नहीं ऐसे नहीं, देयरफॉर एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, वेरीफाइड हो गया, है ना। ये एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो गया, वेरीफाइड। समझ में आया? आपको क्लियर हो गया होगा कि सॉल्यूशन का प्रोसेस क्या होने वाला है। अब जल्दी जल्दी वन देख लीजिए, अपने साथ सॉल्व कर लीजिए, और सेकंड में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर में देखिए क्या है कि आपका एलएचएस से शुरू करते हैं। एलएचएस गिवन है ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी। तो ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी। अब इसको हमको पहले सॉल्व करना है। तो भाई बी और सी का सिमेट्रिक डिफरेंस ब्रैकेट में है, तो पहले वही निकालेंगे, ए को छोड़ देते हैं। अभी सिमेट्रिक डिफरेंस निकालते हैं बी और सी का। सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब याद है, जो कॉमन एलिमेंट होगा उसको हटा के बाकी जो बच गया वो आपको लिख देना है बी और सी में से। मतलब बी और सी में टोटल जितना भी एलिमेंट है उसमें से जो भी कॉमन एलिमेंट है बी और सी का उसको हटा देना है, बाकी सबको लिख देना है। तो चलिए देखते हैं कॉमन एलिमेंट क्या क्या है। सी है, एफ है, और तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मतलब बी लिखाएगा, ई लिखाएगा, डी लिखाएगा, जी लिखाएगा, सी एफ नहीं लिखाएगा। तो सेट बना बी ई, उसके बाद सी और एफ हटाए ना, तो डी और जी, ये हुआ। अब ए को इंटरसेक्शन करना है इसके साथ, मतलब ए और इस सेट में क्या कॉमन। तो भाई ए सेट यहां है, देखो ए तो कॉमन नहीं है, बी कॉमन है, सी कॉमन नहीं है, डी कॉमन है,
तो सिर्फ बी और डी आया, इंटरसेक्शन करने पे सिर्फ बी और डी आया, ये आया मेरा एलएचएस का वैल्यू। अब आरएचएस में आगे बढ़ते हैं। आरएचएस में क्या है, इसको लिखना है, तो ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी, दो ब्रैकेट है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहले ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में क्या कॉमन है, तो भाई बी कॉमन दिख रहा है, सी कॉमन दिख रहा है, तो मतलब इंटरसेक्शन का वैल्यू आया यहां पे बी और सी, बीच में सिमेट्रिक डिफरेंस का साइन है। अब ए इंटरसेक्शन सी देखो, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में क्या क्या कॉमन है, तो भाई सी कॉमन दिख रहा है, डी कॉमन दिख रहा है, इसका मतलब इसका जो इंटरसेक्शन का वैल्यू आया सी कॉमा डी। अब क्या कह रहा है, सिमेट्रिक डिफरेंस निकालो ये दोनों सेट का, मतलब सारा एलिमेंट्स लिखो लेकिन जो कॉमन एलिमेंट है उसको हटा देना। तो भाई कॉमन एलिमेंट क्या है, सी सी, इसको हटा देंगे, बचेगा बी और डी, आंसर। अब ये और ये सेम हो गया, तो वैसे ही हम लोग लिख देंगे देयरफॉर एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस वेरीफाइड। ठीक है, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस वेरीफाइड। सेकेंड नंबर समझ में आ गया, बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं। अब थर्ड को सॉल्व करते हैं। थर्ड में पहले हम लोग एलएचएस से शुरू करते हैं। एलएचएस एलएचएस क्या दिया हुआ, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तो ये ब्रैकेट वाला पहले करना है, ए माइनस को छोड़ दो, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या कॉमन है, सी कॉमन है और एफ कॉमन है, तो सी और एफ बना इसका कॉमन एलिमेंट। इंटरसेक्शन का आंसर तो वही होता है ना जो कॉमन होता है, तो सी एफ हो गया। अब ए में से सी एफ को माइनस करना है, तो भाई ए में एफ तो है ही नहीं, सी को माइनस कर देते हैं, बचेगा क्या, ए बी डी, तो फाइनल यहां पे बना ए कॉमा बी कॉमा डी। क्लियर है। अब आते हैं आरएचएस में। आरएचएस में दिया हुआ है ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, यूनियन ए माइनस सी। अब ए माइनस बी और ए माइनस सी ब्रैकेट में है, तो पहले उसी को कर लेते हैं। ए में से बी माइनस करना है, तो भाई ए का बी का एलिमेंट कौन कौन सा ए में कॉमन है, बी और सी, तो भाई बी और सी को हटा दो, बचा ए और डी, ए माइनस बी का वैल्यू हुआ ए कॉमा डी, यूनियन। अब ए माइनस सी, ए में से सी वाला एलिमेंट हटाना है, तो यहां पे देखो सी कॉमन है, डी कॉमन है, सी डी को हटा देंगे, बचेगा ए और बी। अब दोनों का यूनियन कर देना है, तो भाई यूनियन में तो सारा एलिमेंट लिखना होता है, ए लिख दिए, फिर बी लिख दिए, फिर डी लिख दिए। देखो सेम आया, तो जैसे ही सेम आ गया हम लोग लिखेंगे देयरफॉर एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस वेरीफाइड। ठीक है, तीनों क्वेश्चन वेरिफिकेशन का हो गया। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आता है, आप लोग इसको अच्छे से बनाइए और ऐसा जितना भी आपको क्वेश्चन मिल पाएगा अपने बुक्स में वो सबको सॉल्व कीजिएगा, वेरीफाई कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं। चलिए देखिए आपके सामने दिख रहा होगा सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां पे देखिए, यहां से हम लोग प्रूविंग स्टार्ट कर रहे हैं। अब प्रूविंग में देखिए कुछ आपको कॉन्सेप्ट देते हैं। पहले देखिए, अगर मान लेते हैं दो सेट है ए और बी और आपको बोला दोनों को इक्वल कीजिए, तो इक्वल करने का ना दो तरीका होता है। पहला तरीका तो ये होता है
कि आप ये प्रूव कर दीजिए ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। जब आप ये प्रूव कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिकली ए इक्वल टू बी हो जाएगा। अगर इस बारे में आपको नहीं याद आ रहा है तो आप पीछे के लेक्चर्स में जाके देखिए, लेक्चर 1, 2 या 3 में, स्टार्टिंग के कोई लेक्चर में ये वाला मैंने आपको बताया था कि अगर दो इक्वल सेट्स होते हैं तो उसका ए इज अ सबसेट ऑफ बी होता है और बी इज अ सबसेट ऑफ ए होता है ना, दोनों एक दूसरे का सबसेट होता है। तो ये हो गया। या तो ये तरीका अपना लीजिए, इसको प्रूव कीजिए तो ये अपने आप प्रूव हो जाएगा, या तो दूसरा होता है, इसको बोलते हैं ना इनडायरेक्ट प्रूविंग। ये इनडायरेक्ट प्रूविंग है, इनडायरेक्ट प्रूविंग है। दूसरा तरीका होता है डायरेक्ट प्रूविंग का। डायरेक्ट प्रूविंग तो बहुत बेसिक है, उतना हम लोग सबको समझ में आता है बचपन से ही, क्लास 7th में भाई इतना साल से प्रूविंग कर रहे हैं। अगर a इक्वल टू बी करना है, आप किसी तरह से a इक्वल टू वाई कर दिए और किसी तरह से b इक्वल टू वाई कर दिए तो ऑटोमेटिकली ये दोनों इक्वेशन से a इक्वल टू बी हो जाएगा ना। अगर a भी y के बराबर है, b भी y के बराबर है तो a और b आपस में इक्वल होगा, है ना। ये होता है डायरेक्ट प्रूविंग। ये दोनों में से कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए आपको सिर्फ 2 सेट दिया हुआ है क्वेश्चन में और कुछ प्रूव करने बोल रहा है तो जनरली ये वाला मेथड होता है। लेकिन अगर आपको 3 सेट दिया हुआ है और प्रूविंग करने बोल रहा है तो 3 सेट में हम लोग डायरेक्ट वाला मेथड का इस्तेमाल करेंगे, इनडायरेक्ट नहीं यूज करते। तो चलिए देखते हैं, इसको प्रूव करके आपको आइडिया लगेगा प्रूविंग करते कैसे। ये दोनों मेथड लिख लीजिए और ऐसे ही प्रूविंग होता है। चलिए स्टार्ट करेंगे पहला वाला प्रूविंग, है ना। क्या कह रहा है, 2 सेट है ए और बी और हमको ये प्रूव करने बोल रहा है। ऐसा एरो का साइन होने का मतलब क्या है समझिए, अगर दोनों तरफ ऐसे तीर लगा हुआ है तो बोलता है कि अगर ये ट्रू है तो ये प्रूव कीजिए और अगर ये ट्रू है तो ये प्रूव कीजिए। मतलब एक चीज गिवन है तो दूसरा चीज प्रूव कीजिए। ऐसे भी ये गिवन है तो ये प्रूव कीजिए, एलएचएस गिवन है तो आरएचएस प्रूव कीजिए, और अगर आरएचएस गिवन है तो एलएचएस प्रूव कीजिए। दोनों करना पड़ेगा तब ये वाला साइन वैलिड होता है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले क्या है ना, एलएचएस से आरएचएस जाते हैं, सॉरी आरएचएस से एलएचएस जाते हैं, ज्यादा आसान है वो। कैसे देख लीजिए, पहले गिवन क्या है हमेशा वो लिख लीजिए। सेकंड, अच्छा ये सेकंड है ना, गिवन है a इक्वल टू बी, ये हम ले रहे हैं, ठीक है। जैसे ही हम बोलते हैं a यूनियन बी, a यूनियन बी, तो भाई यूनियन बी, बी की जगह तो हम a लगा सकते हैं ना, दोनों तो बराबर ही है, तो इसको हम लिख सकते हैं a यूनियन a, और a यूनियन a का वैल्यू क्या होता है, a, ठीक है, इक्वेशन 1। उसके बाद हम लिखते हैं a इंटरसेक्शन b, b की जगह यहां भी a लगा सकते हैं, a इंटरसेक्शन a, दोनों तो बराबर ही है ना, b लगाइए चाहे a लगाइए, a इंटरसेक्शन a, और इंटरसेक्शन का वैल्यू क्या आया, a। अगर किसी को ये आंसर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप पिछले लेक्चर्स को रेफर कीजिए। यहां पे बात है कि 2 सेम सेट है और जब सेम सेट का यूनियन करेंगे तो वही सेट आ जाएगा वापस, सारा एलिमेंट्स लिखना होता है ना। और 2 सेम सेट है, दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन में भी तो सारा एलिमेंट आ जाएगा, क्योंकि सेम ही सेट है तो सब कुछ कॉमन है, तो पूरा ए आ गया। तो यहां पे सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब ये जो सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन आया है, इसे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ए यूनियन बी करो चाहे ए इंटरसेक्शन बी करो, दोनों में आंसर ए आ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 we get a union b equals to a intersection b proved, है ना। पहला हो गया, इसको गिवन लिए थे, इसको प्रूव कर दिए, है कि नहीं। इसको गिवन लिए थे और इसको प्रूव कर दिए। अब उल्टा भी करना पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ एरो है, इधर से इधर तो कर दिए, अब इधर से भी इधर करना पड़ेगा। तो हम लोग करते हैं शुरू।
अब यहां पे गिवन क्या है? गिवन है ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ये गिवन है। इसमें हम लोग एलिमेंट का मेथड लेंगे और इसको शुरू करेंगे, है ना। जब कोई मेथड नहीं सूझता है ना, तो एलिमेंट वाले मेथड से करना शुरू करो, ठीक है। तो लिखेंगे लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, है ना। एक्स जो है ए यूनियन बी का पार्ट है। अब भाई ए यूनियन बी के जगह पे ए इंटरसेक्शन बी भी तो लगा सकते हैं, दोनों तो इक्वल है, तो ये बात बोला जा सकता है एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन एलिमेंट। इसका मतलब एक्स ए में भी होगा और एक्स बी में भी होगा, दोनों के लिए कॉमन है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, दोनों बात लिख सकते हैं। जैसे ही हम ये बात बोले तो हम ये बात बोल सकते हैं, देखो अच्छा थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं यहां से, है ना। एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना। जब x बिलोंग्स टू a लेंगे तो ऑटोमेटिकली x a यूनियन b का पार्ट बन जाएगा, क्योंकि भाई जो भी a का एलिमेंट्स होगा वो सब तो a यूनियन b में आएगा ना। तो मतलब x बिलोंग्स टू a यूनियन b ऐसे बन सकता है कि नहीं। पहले x बिलोंग्स टू a लेंगे, फिर x बिलोंग्स टू a यूनियन b लेकर के आगे प्रोसीड करेंगे। ये बात समझ में आया ना। कोई x अगर a का एलिमेंट है तो ऑटोमेटिकली वो a यूनियन b में आएगा, क्योंकि ए यूनियन में तो सब कुछ आता है, जितना ए का एलिमेंट है जितना बी का एलिमेंट है दोनों आएगा, तो एक्स भी आएगा। फिर आगे प्रोसीड करेंगे। अब यहां से देखिए ये निकला, ये एक्स बिलोंग्स टू ए हम लोग लिए थे और यहां एक्स बिलोंग्स टू बी निकल गया। मतलब जो ए का एलिमेंट होगा वो बी का एलिमेंट होगा ही होगा, है ना। इस प्रूविंग से आ गया। तो हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि देयरफॉर ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इसी का उल्टा प्रोसीजर फॉलो करेंगे, जिसमें y लेके b से पहले हम इक्वल करेंगे। लेट y बिलोंग्स टू b। जैसे ही b का जो एलिमेंट बना y, तो वो a यूनियन b में आएगा, क्योंकि b का सारा एलिमेंट a यूनियन b में आएगा। तो यहां पे y बिलोंग्स टू a यूनियन b हो गया, है ना। b का सारा एलिमेंट तो आएगा ही आएगा। अब a यूनियन b की जगह a इंटरसेक्शन b लगा सकते हैं। y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन। तो मतलब a में भी है b में भी है, देयरफॉर y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। y बिलोंग्स टू b तो पहले ही ले चुके थे, y बिलोंग्स टू a भी आ गया। इसका मतलब जो भी b का एलिमेंट हम लेंगे वो a में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और जैसे ही आ जाएगा तो हम ये बात बोल सकते हैं देयरफॉर b इज अ सबसेट ऑफ a। इसको इक्वेशन 2। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? जब इक्वेशन 1 को देखेंगे तो a इज अ सबसेट ऑफ b, इक्वेशन 2 को देखेंगे तो b इज अ सबसेट ऑफ a। अच्छा ये तो मेथड आ गया ना, a इक्वल टू b वाला, दोनों आ गया, यही तो प्रूव करना था। अगर a इज अ सबसेट ऑफ b और b इज अ सबसेट ऑफ a, तो मतलब a इक्वल टू b, यही अपना मेथड था, है ना, स्टार्टिंग में बताए थे। तो यहां पे हम लिख देंगे देयरफॉर, छोटा सा लिख देते हैं, a इक्वल्स टू b प्रूव्ड। होपफुली आपको दिख रहा होगा, a इक्वल्स टू b प्रूव्ड लिखा हुआ है इक्वेशन 1 और 2 से, ठीक है। ऐसे आप अच्छे से लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट a इक्वल्स टू b प्रूव्ड। ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 पूरा सॉल्व होकर के निकल गया, है ना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, हो सकता है कि एक बार में ना समझ में आए, तो एक बार बैक जाके वापस से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। एक बार 2 बार 3 बार सुनिएगा ना, समझ में आ जाएगा। लेकिन बशर्ते कि आपको पिछले लेक्चर्स देखा हुआ होना चाहिए। अगर नहीं देखे और ये मेथड क्या हो रहा है,
ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, यही बात नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा इस लेक्चर में। आप पीछे जाके पहले उसको देख लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोलता है। कहता है लेट ए बी सी, अच्छा ये 3 सेट वाला हो गया। 3 सेट वाला में ना क्या होता है कि आपको प्रूविंग का तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है। लेट ए बी सी बी द सेट सच दैट ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी, शो दैट बी इक्वल्स टू सी। देखिए ध्यान क्या देना, 3 एलिमेंट होगा लेकिन आपको प्रूविंग लास्ट में 2 ही का दिया होगा, बी इक्वल टू सी। जो 2 का प्रूविंग दिया रहता है ना उसी को हम यूज करेंगे यूनियन वाले एक्सप्रेशन के साथ। इंटरसेक्शन वाला को छोड़ देना है, अभी यूनियन वाला एक्सप्रेशन उठाना है और यही दोनों सेट को हम इस्तेमाल करेंगे, एक को इस्तेमाल नहीं करेंगे। कैसे इस्तेमाल करना है वो देखते हैं। देखिए पहले तो गिवन जो है वो लिख लीजिए। गिवन है ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ये गिवन है। अब हम लोग शुरू करते हैं, यूनियन वाले से शुरू करना होता है। ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी। अब आपको क्या करना है ना, एक बार बी इसके साथ, इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ इंटरसेक्शन में लगाना है बोथ साइड्स, फिर एक बार सी को इंटरसेक्शन में लगाना है बोथ साइड्स, और आप देखिए एक्सप्रेशन क्या हो। पहले हम क्या है बी को लगाते हैं, लेकिन जो भी लगाइएगा दोनों तरफ लगाइएगा क्योंकि इक्वेशन चेंज नहीं होना चाहिए। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी करना है और ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी करना है, दोनों तरफ इंटरसेक्शन बी लगा दिए। अच्छा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी का जो सेट होगा उसमें ए और बी दोनों का एलिमेंट होगा और उसको इंटरसेक्शन करेंगे बी के साथ, तो कॉमन एलिमेंट क्या होगा, कॉमन एलिमेंट बी होगा। ऑब्वियस बात है, इसमें भी बी का सारा एलिमेंट है, यहां भी बी का सारा एलिमेंट है, तो कॉमन क्या हुआ बी। तो यहां पे इसका आंसर तो फाइनल बी आ गया। इसमें तीनों अलग अलग है, कुछ हम दिमाग नहीं लगा सकते, इसको सीधा डिस्ट्रीब्यूटिव बना के खोल दीजिए। तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया और बीच में यूनियन लग गया और ए इंटरसेक्शन सॉरी बी इंटरसेक्शन सी हो गया। ठीक है, अब यहां पे ए इंटरसेक्शन बी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं ए इंटरसेक्शन सी में, दोनों बराबर है। ए इंटरसेक्शन बी लीजिए चाहे ए इंटरसेक्शन सी लीजिए, दोनों बराबर। तो यहां पे हम रिप्लेस कर देते हैं, ए इंटरसेक्शन सी कर देते हैं, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब आगे और सॉल्व नहीं हो रहा है तो इसको इक्वेशन 1 मान देते हैं। अब हम शुरू करते हैं फिर से इसी से, लेकिन बी लिए थे ना पहले इंटरसेक्शन के लिए, अब हम लोग सी लेंगे। तो क्या करेंगे देखिए ऐसे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लेंगे और ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी लेंगे, इसी में दोनों में इंटरसेक्शन सी ले लिए। तो अब जैसे ही हम ये बात लिए, अब सॉल्व करते हैं। देखिए तो तीनों अलग अलग है, कुछ नहीं कर सकते, डिस्ट्रीब्यूटिव लगा के खोल दीजिए। ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये खुल गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। अब यहां पे ए यूनियन सी में सी का सारा एलिमेंट आएगा और यहां भी सी है, इसमें भी सी का सारा एलिमेंट है, दोनों का इंटरसेक्शन करना है मतलब कॉमन निकालना है। तो भाई सी इसका भी आया और इसका भी आया, तो कॉमन क्या है सी। तो यहां पे देखिए क्या आया, थोड़ा इसको मैच कीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, सॉल्व तो नहीं कर सकते आगे। यहां पे देखिए ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, यूनियन यूनियन, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में एक तरफ तो बराबर आया है, इसमें दूसरी तरफ क्या है बी, इसमें दूसरी तरफ क्या है सी। तो ये वो वाला मेथड हो गया, बी इक्वल टू एक्स और सी इक्वल टू एक्स,
तो बी और सी आपस में इक्वल, भाई सी भी इसके इक्वल है और बी भी इसके इक्वल है, तो बी और सी आपस में इक्वल है, तो लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 वी गेट बी इक्वल टू सी, और यही प्रूव करना था, प्रूव बी इक्वल टू सी। क्लियर है? एक बार में समझ में नहीं भी आया है तो दिमाग में बैठाइए, ये मेथड ऐसे ही चलता है, ये क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए और ऐसा बहुत सारा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। इसी क्वेश्चन को कम से कम 2-3 बार बनाइए और एक एक स्टेप को दिमाग में घुसाइए, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये वापस से देखना पड़े तो बार बार देखिए, 2 से 3 बार देखिए, समझ में आ जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 में।